फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और सीटेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, सीटेट एग्ज़ाम में सीडीपी के कोहल भट्ट जो कि मनोवैज्ञानिक हैं और इनसे पीवाईक्यूज़ में जिस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं उसको मैं लेकर के आई हूँ। और 10 ईयर्स के जो भी नैतिक विकास के सिद्धांत यानी कोहल वर्ग से सिद्धांत से संबंधित प्रश्न बने हैं उनको मैं एक वीडियो में लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने पियाजे की जो भी 10 ईयर्स में क्वेश्चंस बने थे, 1-2 क्वेश्चंस हर एक सेट से, कभी 2 क्वेश्चंस, कभी 1 सेट से क्वेश्चन, कभी 3-3 क्वेश्चंस बने हैं, उसको मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है, वहाँ पर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। बात करेंगे कोहल वर्ग के संबंधित जो भी पीवाईक्यूज़ 10 ईयर में पूछे उनके बारे में। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन है कि कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास मुख्यतः किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो जो है कोहल वर्ग ने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। सबसे पहला शब्द तो आपका यहीं से बन जाता है। ये नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो कोहल वर्ग ने। ठीक है। उसके साथ ही इन किस प्रकार की प्रक्रिया को ये मानते हैं? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास माना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके साथ ही नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो कोहल वर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास में कुल कितनी अवस्थाएं मानी गई हैं? तो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, जो कोहल वर्ग है जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, इन्होंने इसको 3 स्तर में बांटा है। किसमें? फ्रेंड ध्यान से सुनिएगा, मैंने सिर्फ स्तर की बात की है। जब स्तर की बात पूछा जाएगा तो 3 स्तर माना है। और कौन कौन से स्तर है? पूर्व परंपरागत स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, परंपरागत, एक मिनट में, परंपरागत स्तर और एक उत्तर परंपरागत स्तर। इस तरीके से इन्होंने 3 जो है स्तर में डिवाइड किया। उसके साथ ही फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हर एक स्तर को इन्होंने 2-2 अवस्थाएं या कह सकते हैं कि अवस्थाएं या उप अवस्थाओं में डिवाइड किया है। जब प्रश्न बना है कि कितनी अवस्थाएं, या यहीं पे अगर शब्द जुड़ जाता उप अवस्थाएं, तो इन्होंने 6 माना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको स्तर और उप अवस्थाएं या फिर अवस्थाएं, इन तीनों में आपको पता होना चाहिए कि पूर्व अवस्थाएं और अवस्थाएं सेम है और स्तर को 3 भागों में, यानी यहाँ पे अवस्थाएं पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में कितने स्तर होते हैं? तो मैंने आप सभी से कहा कि स्तर की बात की गई है, तो स्तर कितने मैंने बताए आप सभी को? 3 स्तर बताए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 3 स्तर होते हैं और तीनों के मैंने नाम भी आप सभी को बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोहल वर्ग के अनुसार दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास किस अवस्था से संबंधित है? जो कोहल वर्ग है इनका टॉपिक्स बहुत बड़ा नहीं है फ्रेंड्स, छोटा ही है। इनके स्तर और उप अवस्थाओं का अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो इससे ही क्वेश्चन आप सभी के क्लियर हो जाने वाले हैं। पूर्व परंपरागत के स्तर की बात करें तो अगर पूर्व परंपरागत में भी इन्होंने 2 भाग जो है यहाँ पे पूर्व परंपरागत स्तर में 2 भागों में माना है। तो जो पहली अवस्था है उनकी, वही है आपकी ये दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। ये सारा नोट डाउन करते जाइएगा, आपको अब बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है। पूर्व परंपरागत स्तर की पहली जो अवस्था है वो है दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि एक बच्चा कहता है कि मैं नियम इसलिए मानता हूँ क्योंकि नियम जोड़ने पर मुझे सज़ा मिलेगी। यह किस नैतिक अवस्था को दर्शाता है? तो यहाँ पर जो है इनकी अवस्थाओं की बात कर रहा है, जिसको हम लोग उप अवस्था के नाम से जानते हैं। यानी स्तर को जो 2 उप अवस्थाओं में बांटा गया है, 2-2 में उनकी बात की, यानी कुल 6 जो है उप अवस्थाएँ हैं। और उन उप अवस्थाओं में कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें कि नियम की बात की गई है, नियम को तोड़ने से सज़ा मिलेगी, इसकी बात की गई है। ऑप्शंस हैं अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास या सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑप्शन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तुम मेरे लिए यह काम करो, मैं तुम्हारे लिए वह काम करूँगा, यह किस अवस्था की विशेषता है? या यहाँ पर इस तरीके से भी फ्रेंड्स प्रश्न बन सकता है कि तुम मुझे अपने साथ, क्लासमेट में बच्चे बैठे होते हैं तो यही कहते हैं ना कि तुम मुझे अपने साथ टिफ़िन शेयर करो और मैं तुम्हें अपने साथ टिफ़िन शेयर करूँगी, या तुम अपने नोट्स शेयर करो मैं अपने नोट्स शेयर करूँगी। तो यह किस अवस्था के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है, वो चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। अवस्था 1, अवस्था 2, अवस्था 4 या अवस्था 6। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी अवस्था 2 में देखने के लिए मिलता है। पहली अवस्था में मैंने दंड एवं विकारक अवस्था बताया। दूसरी अवस्था में हो जाएगा आपका जो है दूसरा, जिसमें कि
जो है यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि तुम मुझे कुछ दो या अपने नोट्स दो, अपने टिफिन्स दो, तो मैं तुम्हें, यानी देने के पश्चात ही कुछ देने की भाव स्पष्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यानी सेकंड अवस्था भी यह देखने के लिए मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट की कोहल वर्ग के किस स्तर में पूर्व परंपरागत नैतिकता कहा जाता है? तो मैंने आप सभी को बताया पूर्व पारंपरिक अवस्था या पूर्व परंपरागत अवस्था दोनों एक ही नाम है। ठीक है। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि पूर्व परंपरागत, मैं दोनों नाम बता देती हूँ ताकि आप कभी ये भी ना कंफ्यूज हो कि कौन कौन से किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। पूर्व परंपरागत अवस्था राय या फिर पूर्व पारंपरिक अस्तराय, ये दोनों नाम सेम है। उसी तरीके से जो है पारंपरिक स्तर या जो है यहाँ पे जो है पूर्व परंपरागत स्तर, ये सारी जो है ना आपकी एक ही देखने वाली है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व पारंपरिक स्तर दोनों सेम है। तो यह किस स्टेज को कहा जाता है? यह स्टेज स्तर यानी स्तर 1 को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास में बच्चा मुख्यतः किस बात पर ध्यान देता है? ठीक है। दंड से बचने पर, दूसरे की स्वीकृति प्राप्त करने पर, कानून बदलने पर या व्यक्तिगत सिद्धांतों पर? तो दूसरे की स्वीकृति प्राप्त करने पर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि मैं नियमों का पालन करता हूँ क्योंकि समाज में व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है, यह किस अवस्था का उदाहरण है? यहाँ फ्रेंड्स आप पूरी लाइंस जब पढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक की पूरी लाइंस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ समाज की व्यवस्था शब्द आप सभी को देखने के लिए मिल रहे हैं। और यह किस स्टेज में मिलता है? यह स्टेज में मिलता है आपको 4th स्टेज में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी 4th स्टेज में आप सभी को देखने के लिए मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। कोहल वर्ग के अनुसार पारंपरिक नैतिकता में कौन सी अवस्थाएं आती हैं? यहाँ पे पारंपरिक नैतिकता की बात की गई है और आप सभी को बता दें फ्रेंड्स, मैंने आप सभी को बताया है पूर्व परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर और परंपरागत स्तर। ये है सेकंड स्टेज जो है वो है आपके परंपरागत स्तर। और परंपरागत स्तर में कौन कौन से उप स्तर आते हैं, जो है उप अवस्थाएँ आती हैं। तो एक अवस्थाएँ आपकी यहाँ पे आती हैं, एक अवस्थाएँ यहाँ आती हैं, तीसरे नंबर की अवस्थाएँ यहाँ आएंगी, चौथे नंबर की अवस्थाएँ यहाँ पे आएंगी, पाँचवें नंबर की अवस्था ये आएंगी और छठे नंबर की अवस्था ये आएगी। यानी ये दूसरे नंबर का जो स्तर है उसे डिवाइड किया गया है तीसरे और चौथे में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिख रहा होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आपको अपनी तैयारी स्ट्रांग बनानी है। सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार किस अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन है अवस्था 2, अवस्था 3, अवस्था 5, अवस्था 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवस्था 5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि कोई विद्यार्थी कहता है कानून महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि कोई कानून मानव अधिकारों के विरुद्ध हो तो उसे बदला जाना चाहिए। यह किस अवस्था को दर्शाता है? दंड व आज्ञा पालन, व्यक्तिगत लाभ, सामाजिक अनुबंधन, अच्छा लड़की अच्छा लड़का। ठीक है। तो यह जो है कहा जा रहा है कि कोई, एक मिनट फ्रेंड्स, कोई विद्यार्थी कहता है कानून महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे कानून शब्द को इंडिकेट किया गया है, हमें कुछ शब्द को पकड़ना है कि ये किस शब्द को जो है यहाँ पे देखने के लिए। सामाजिक अनुबंधन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि कोहल वर्ग के सिद्धांत में सर्वोच्च नैतिक अवस्था कौन सी है? यहाँ पे जो भी इन्होंने अपने सिद्धांत बताए हैं उसमें सर्वोच्च नैतिकता जो है किस अवस्था में को कहा जाता है? कानून एवं व्यवस्था, सामाजिक अनुबंध, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, व्यक्तिगत लाभ। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्न में से कौन सा कोहल वर्ग के उत्तर पारंपरिक स्तर की विशेषता है? यानी मैंने जब 3 स्तर बताए, स्तर के हर एक स्तर के 3 स्तर के भी 2-2 उप स्तर है। ये पहला स्तर पूर्व परंपरागत, दूसरा परंपरागत स्तर और तीसरा उत्तर परंपरागत, और इसी की बात कर रहे हैं। उत्तर परंपरागत स्तर की मुख्य विशेषता क्या है? 2-2 उप स्तर है, एक होता है आपका 5वां उप स्तर और छठा अवस्था है। ठीक है। इन अवस्थाएं उप स्तर दोनों सेम है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो निम्न में से कौन सा कोहल वर्ग के उत्तर पारंपरिक स्तर की विशेषता है? ठीक है। ऑप्शन है केवल दंड से बचना, पुरस्कार प्राप्त करना, सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करना या नैतिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय
कर लेना। ऑप्शन नंबर डी, नैतिक विकास के सिद्धांतों के आधार पर निर्णय कर लेना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को नैतिक दुविधा वाली परिस्थितियां देकर उनमें तुम ऐसा करो सोचते हो पूछता है, यह गतिविधि मुख्यतः किसके विकास में सहायक होंगी। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नैतिक तरक्की की ओर इंडिकेट कर रहा है। और नैतिक विकास का सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। केवल शब्द हमेशा जो है नेगेटिव होता है, इसलिए दोनों पॉइंट्स आप सभी के कट जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो नैतिक दुविधाओं पर चर्चा करानी चाहिए, यानी कोहलबर्ग ने नैतिक दुविधा नैतिक तर्कगणना शब्द के बारे में ज़्यादा जिक्र किया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक निर्णय का अध्ययन मुख्यतः किस पर केंद्रित है। ठीक है, व्यक्ति ने क्या ऐसा किया, क्या किया, दूसरा व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, यानी अपने अपने मत देंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्रम कोहलबर्ग के नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम है। इतना बताने के बाद फ्रेंड्स आप सभी समझ चुके होंगे कि कौन सा फर्स्ट स्तर है, दूसरा कौन सा स्तर है और तीसरा स्तर कौन सा है। तो इस क्वेश्चन के आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को अच्छे से बता दिया है, इसलिए कमेंट सेक्शन में आपको क्रम जरूर लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार यदि कोई बच्चा किसी कार्य को इसलिए सही मानता है क्योंकि उससे उसे व्यक्तिगत लाभ मिलता है, तो वह किस अवस्था में है। दंड एवं आज्ञा पालन, व्यक्तिगत लाभ, वाद विवाद, कानून एवं व्यवस्था। उसके साथ ही नेक्स्ट ऑप्शन है सामाजिक अनुबंध, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत लाभ, वाद विवाद। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। मेनली यहाँ पे सामाजिक अनुबंधन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दोनों में आप सभी को ये बताइएगा कौन सा सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि कोहलबर्ग के सिद्धांत का सबसे उपयुक्त शैक्षिक निहितार्थ क्या है। बच्चों को नैतिक नियम रटवाना, बच्चों को हर गलती पर दंड देना, बच्चों की नैतिक समस्याओं पर तर्क करने और विचार को व्यक्त करने की जो है अवसर देना। और अवसर शब्द हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चंस थे, जो कि PYQ क्वेश्चन से बार बार रिपीट हुए कुछ क्वेश्चंस। इसको जो है CTT के लेवल से आप कहेंगे बहुत छोटे क्वेश्चंस थे, बट फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।